हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। एंड आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे न्यूक्लिक अम्ल। जो न्यूक्लिक अम्ल है, यह न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस में पाए जाने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है? एसिडिक प्रकृति होती है। जो न्यूक्लियस में तरल पदार्थ के रूप में पाया जा रहा है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? एसिडिक। और न्यूक्लियस में उपस्थित होने के कारण इसको क्या कहा है? न्यूक्लिक एसिड कहा है। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है, जनरली कहां पे पाया जा रहा है? न्यूक्लियस में सामान्यतः पाया जा रहा है। परंतु ये नहीं कह रहा हूं मैं कि न्यूक्लिक अम्ल केवल जो है केंद्रक में ही पाया जाता हो। इसके अलावा देखिए, हम कैसे बात करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है दो प्रकार का है। एक तो डीएनए होता है, दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, जो ये डीएनए है, न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार है। ठीक है, ये डीएनए कहां पे पाया जाता है? जनरली न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। प्रकृति कैसी है इसकी? अम्लीय है। परंतु इसके अलावा कहां कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। तो न्यूक्लियस का लाभ हो गया ना। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि डीएनए जो होता है केवल न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसके अलावा और कहीं भी पाया जा सकता है। परंतु जो यहाँ पे बात करें अपन न्यूक्लिक एसिड, तो जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस में उपस्थित होने के कारण उसे हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लिक अम्ल कह रहे हैं। तो पहला हो गया अपना, दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। ये भी कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। और जो आरएनए होता है, आरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अभी तो आप बता रहे हो कि भाई न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, लेकिन यहां पर साइटोप्लाज्म में आ गया। तो देखिए, जो आरएनए होता है ना, इसकी कुछ मात्रा न्यूक्लियस में भी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में भी कहां पे उपस्थित होता है? केंद्रिका के पास। जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक के अंदर भी क्या होता है? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, उसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और अधिकांशतः कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। और डीएनए कहां पाया जाता है? कोशिका के न्यूक्लियस में। इसके अलावा ये कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, लवक में भी पाया जाता है। इस तरह से इसकी उपस्थिति होती है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब देखिए, मैं यदि अब बात करता हूं, पहले डीएनए की बात करता हूं। यदि हम डीएनए की बात करें, तो जो ये डीएनए है, इस डीएनए का यदि हम आंशिक अपघटन कराएं, क्या कराएं? आंशिक अपघटन कराते हैं, तो आंशिक अपघटन कराने पर यह दो भागों में टूटता है। कितने भागों में टूटता है? दो भागों में टूटता है। पहला इसका भाग होता है न्यूक्लियोसाइड। पहला भाग कौन सा होता है इसका? न्यूक्लियोसाइड। दूसरा होता है फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो इसका जब आंशिक जब अपघटन कराते हैं, तो ये दो भागों में टूट जाएगा, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल, जिसे H3PO4 भी कहते हैं। ठीक है, यदि आगे चलके हम इस न्यूक्लियोसाइड का भी अपघटन कराएं, तो ये अपघटन कराने पर दो भागों में टूटता है न्यूक्लियोसाइड। एक होता है नाइट्रोजन क्षारक, एक तो क्या होता है? नाइट्रोजन क्षारक,
और दूसरा होता है शर्करा। दूसरा क्या होता है? शर्करा होता है। यदि अब हम बात करें नाइट्रोजन क्षारक की, तो नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है प्रिमिडिन। तो इस तरह से नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और प्रिमिडिन। ठीक है। प्यूरिन के अंदर आते हैं एडेनिन और ग्वानिन। क्या आते हैं? एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। प्रिमिडिन के अंदर आता है थायमिन और साइटोसिन। ठीक है। इस तरह से ये नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और प्रिमिडिन। ये क्षारक जो होते हैं इनको नाइट्रोजन क्षारक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। ठीक है। प्रिमिडिन भले ही होती है। शर्करा की बात करें तो शर्करा जो होती है पेंटोज शर्करा होती है। कैसी होती है? पेंटोज, यानी कि 5 कार्बन वाली होती है। तो डीएनए की बात करें तो डीएनए में जो पेंटोज शर्करा पाई जाती है वो पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज। वो कौन सी पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। तो इस तरह से इसका आंशिक अपघटन करा सकते हैं। अब इस तरह से जब इसका आंशिक अपघटन की तरफ देखते हैं कि आंशिक अपघटन में डीएनए किस से बना हुआ है? नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बना हुआ है। ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? क्योंकि जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए की संरचना जब देखते हैं तो इस तरह की संरचना होती है। एक कोणीय संरचना होती है, दोहरी कोणीय संरचना होती है। तो यह दोहरी कोणीय संरचना इस तरह की न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड इकाई से मिलकर बनी होती है। इस वजह से इस न्यूक्लियोटाइड चेन को हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कह सकते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये जो संरचना बनी हुई है, दोहरी संरचना है, वो किसकी बनी हुई है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बनी हुई है। ठीक है। तो अब हम देखने जानने की कोशिश करते हैं कि बात हमने देखी न्यूक्लियोटाइड। अब जो ये न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है क्या? डीएनए। बहुलक का मतलब बहुत सारा, अर्थात बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर इसका निर्माण करते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। इस वजह से इसको हमने क्या कहा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो अब जानने की कोशिश करते हैं हम न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। देखिए, जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड इसके से बना है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। ये जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या है? शुगर है और क्या है? नाइट्रोजन बेसेस है। नाइट्रोजन बेसेस यानी नाइट्रोजन क्षारक है और शर्करा है और ये फॉस्फोरिक अम्ल है। फॉस्फोरिक अम्ल। तो इस तरह से इनसे मिलकर क्या बना होता है? न्यूक्लियोटाइड बना होता है। इसलिए कह सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली डीएनए की बात कर रहे हैं, ना कि आरएनए की। आरएनए की हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया डीएनए। तो जो डीएनए है न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। ठीक है। डीएनए की परिभाषा हम कैसे कर सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक को हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड है एनएन से मिलकर बना हुआ है, शुगर है, नाइट्रोजन क्षारक है, फॉस्फेट समूह। इस तरह से क्या बना होता है? न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं कई प्रकार से बन सकते हैं। जैसे बात करें हम किसकी बात करें? अगर न्यूक्लियोसाइड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये न्यूक्लियोसाइड है
ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड शर्करा कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी। इस किससे बना हुआ है न्यूक्लियोसाइड? इस से बना हुआ है, शुगर से और नाइट्रोजन क्षारक से मिलकर बना हुआ है न्यूक्लियोसाइड। तो सपोज के लिए शर्करा हो गई डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, और इसके साथ जुड़ गया एडेनिन क्षारक जुड़ गया। नाइट्रोजन क्षारक कौन सा है? हमारा एडेनिन, और एडेनिन कौन सा है? प्यूरिन क्षारक है। तो इससे जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो न्यूक्लियोसाइड क्या बन जाएगा? मोनो एडेनिन मोनो न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाएगा? एडेनिन या एडिनोसिन मोनो न्यूक्लियोसाइड। तो इस तरह से एडेनिन, इस तरह से ग्वानिन, इस तरह से थाइमिन, इस तरह से साइटोसिन बन जाती है। और ये संरचनाएं जो क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फोरिक अम्ल से मिल जाता है तो वो क्या है? फॉस्फोरिक अम्ल से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेता है, और बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां मिलकर के इसका निर्माण कर लेती हैं, डीएनए का निर्माण कर लेती है। अब देखिए हम बात करते हैं नाइट्रोजन क्षारक। इसमें अगर हम बात करें नाइट्रोजन क्षारक की, तो जो नाइट्रोजन क्षारक है, नाइट्रोजन क्षारक जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन और दूसरे होते हैं प्रिमिडिन। दूसरे कौन से होते हैं? प्रिमिडिन। ठीक है। जो प्यूरिन क्षारक हैं ये होते हैं एडेनिन व ग्वानिन, और प्रिमिडिन क्षारक होते हैं थाइमिन व साइटोसिन। ठीक है। अब प्रिमिडिन की बात करूं मैं, तो जो प्रिमिडिन क्षारक होते हैं ये होते हैं सिंगल रिंग वाले, सिंगल रिंग वाले यानी एकल वलय वाले, जबकि प्यूरिन क्षारक जो होते हैं ये होते हैं डबल रिंग वाले, दोहरी वलय वाले होते हैं। तो देखिए किस तरह के होते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। प्रिमिडिन वलय क्या होती है? इस तरह की एक संरचना होती है। ये क्या है? इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे उपस्थित होता है। ठीक है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, इस पे, इस पे, इस पे। तो इस तरह की संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है? ये क्या है? प्रिमिडिन वलय है। तो इस तरह की संरचना जो होती है प्रिमिडिन की होती है, सिंगल वलय का संरचना होती है। ठीक है। और जो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, थाइमिन और साइटोसिन। यदि मैं बात करूं प्यूरिन की, तो प्यूरिन कैसी होती है? डबल रिंग वाली होती है, जिसमें एक वलय जो होती है प्रिमिडिन की होती है। एक वलय किसकी होती है? प्रिमिडिन की होती है। ये इस तरह से, ये और ये एक वलय तो किसकी हो गई? प्रिमिडिन की हो गई। परंतु इसके साथ जो है ना एक और वलय जुड़ी हुई होती है जो इस तरह की होती है। इस तरह की। ठीक है। इस वलय को बोलते हैं अपन इमिडाजॉल। ये तो कौन सी होगी वलय? प्रिमिडिन वलय हो गई। जो प्यूरिन क्षारक में दो वलय होती हैं, एक वलय कौन सी है? प्रिमिडिन वलय है, और दूसरी जो वलय होती है इसको बोलते हैं इमिडाजॉल। इसको क्या बोलते हैं? इमिडाजॉल वलय कहते हैं। तो इस तरह से ये इमिडाजॉल वलय बन जाती है। ये क्या बन जाती है? इमिडाजॉल वलय बन जाती है इस तरह से। ठीक है। तो ये इमिडाजॉल वलय जब प्रिमिडिन वलय के साथ जुड़ जाती
कौन से क्षारकों का निर्माण होता है? प्यूरिन क्षारकों का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें जो नाइट्रोजन उपस्थित है, यदि हम नंबरिंग यहां से चालू कर दो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें नाइट्रोजन छोड़ते हैं 1 3 कार्बन पर होते हैं। कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या 3 पर नाइट्रोजन उपस्थित है। उनको तो हम कौन से क्षारक कहते हैं? प्रिमिटिव क्षारक कहते हैं। जबकि अभी यहां पे काउंट कर लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहां पे नाइट्रोजन जो है कहां पे देखिए 1 व 3, इसके अलावा किस किस में 1 3 पे है और किस पे 7 9 पे है, 7 में 9 पे। तो ऐसे बने जिनके कार्बन संख्या 1 3 और 7 में 9 पर नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं, वो वलय कौन सी कहलाती है? प्यूरिन वलय कहलाती है। तो इस तरह से इनकी संरचना होती है नाइट्रोजन क्षारकों की। ठीक है, आगे हम बात करें शर्करा की। तो जो डीएनए में शर्करा पाई जाती है, डीएनए में शर्करा पाई जाती है, वह पाई जाती है पेंटोज शर्करा। कौन सी पाई जाती है? पेंटोज शर्करा, जिसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, शर्करा का नाम है डीऑक्सीराइबोज। जब इसकी संरचना देखते हैं तो किस तरह की होती है? देखिए इस तरह की संरचना होती है जिसपे HOH, H, ठीक है, H HOH, ठीक है, HOH। इसके अलावा यहाँ पे H2COH या CH2OH और H, ठीक है, यहाँ पे OH और H। इस तरह से 5 कार्बन परमाणु वाली होती है, 1 2 3 4 और 1 5। ये 5 कार्बन परमाणु वाली शर्करा है पेंटोज शर्करा, जिसे डीऑक्सीराइबोज कह रहे हैं। जो इस शर्करा पर हाइड्रोक्सिल समूह होता है, वो होता है किस किस पर होता है? देखिए एक तो होता है 1 कार्बन पर, दूसरा 3 कार्बन पर और तीसरा 5वें कार्बन पर। यहाँ पे CH3 इस तरह की वलय होती है। तो इसमें जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है वो 1 कार्बन पर बस होता है तो, ठीक है, और तीसरा होता है तीसरे कार्बन पर, चौथा तीसरा कार्बन होता है वो होता है 5वें कार्बन पर होता है। तो इस तरह की जो शर्करा होती है पेंटोज शर्करा होती है, ठीक है, जो कि कैसी होती है? 5 कार्बन परमाणु वाली होती है। तीसरा क्या होता है? फॉस्फेट समूह होता है। तो इस तरह से जो डीएनए होता है, डीएनए मुख्यतः डीऑक्सीराइबोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फेट समूह से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है? फॉस्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है, इस तरह से डीएनए की संरचना होती है। इस डीएनए की संरचना को सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एवं क्रिक द्वारा समझाया गया, और वाटसन एवं क्रिक द्वारा जो इसकी द्वैरक मॉडल दिया गया। जो डीएनए की संरचना होती है, द्वैरक संरचना होती है, इस संरचना को हम इस तरह से बना सकते हैं जिसमें इस तरह से उपस्थित होते हैं
ठीक है, ये क्या है, ये तो शर्करा को इंगित करता है। यहां पे हम संकेत लिख देते हैं, इसका ये निशान किसका है, शर्करा का है, किसका है, शर्करा का है। और ये वाला निशान जो है ये किसका है, इसका है फॉस्फेट समूह। तो जो शर्करा के साथ जुड़ता है, शर्करा के साथ हमेशा नाइट्रोजन क्षारक जुड़ते हैं, तो शर्करा सबसे बाहर की ओर उपस्थित होती है। तो ये शर्करा है, शर्करा बाहर की ओर उपस्थित है, इनसे क्या जुड़ेंगे, नाइट्रोजन क्षारक जुड़ेंगे, एडेनिन के साथ क्या जुड़ जाएगा, थाइमिन जुड़ जाएगा, और इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे टी, इसी तरह से यहाँ पे जी, सी, इसी तरह से यहाँ पे सी, जी, इस तरह से। तो ये क्या कहलाती है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इस तरह की यहाँ पे होती है। तो जो ये डीएनए की श्रृंखला होती है, डीएनए की श्रृंखला 10 न्यूक्लियोटाइड से लंबी हो सकती है। कितनी हो सकती है, 10 न्यूक्लियोटाइड लंबी होती है। ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड लंबी हो सकती है डीएनए की श्रृंखला, जो बार्टलेट द्वारा बताई गई, उसकी लंबाई कितनी हो सकती है, 10 न्यूक्लियोटाइड की। जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, उस एक न्यूक्लियोटाइड के मध्य दूरी जो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितनी एंगस्ट्रॉम होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम की। तो कितने हैं, तो लंबाई में 10 न्यूक्लियोटाइड है। इस तरह से जो डीएनए की कुल लंबाई होगी वो कितनी हो जाती है, 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई होती है। डीएनए की कितनी एंगस्ट्रॉम लंबाई होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है वाटसन इलेक्ट्रिक के अनुसार, जो वाटसन इलेक्ट्रिक ने डीएनए की संरचना को समझाया था। इसमें क्या है, शर्करा है, फॉस्फेट समूह है। जब शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फेट समूह, ये एक चीज जो है क्या कहलाती है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड कहां पे हो गया, ये हो गया यहां तक। तीसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, मतलब इसमें क्या हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। और हम क्या करेंगे, वो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक को ही हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बना रहे हैं, डीएनए बना रहे हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्षार हो गया, शर्करा हो गई, फॉस्फेट समूह हो गया। ठीक है, शर्करा के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन क्षारक जुड़े हुए हैं। तो बार्टसन इलेक्ट्रिक के अनुसार जो डीएनए की संरचना होती है, द्वैरक खंड संरचना होती है, जिसमें नाइट्रोजन क्षारक आपस में प्यूरिन, पिरिमिडिन के साथ जुड़ा रहता है। प्यूरिन क्षारक का एडेनिन पिरिमिडिन क्षारक के थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि प्यूरिन क्षारक ग्वानिन, पिरिमिडिन क्षारक साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ट्रिपलेट हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जैसे ग्वानिन जो है किसके साथ जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, साइटोसिन है ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन से। इस तरह से थाइमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड से, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो इस तरह की संरचना जो होती है, इसके द्वारा बताई गई, बार्टसन इलेक्ट्रिक के द्वारा बताई गई। ठीक है, तो ये था पहला हमारा